आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो शायद कई लोगों की अलमारियों में सालों से रखी होगी। शिव खेड़ा की जीत आपकी। हाँ, यू कैन विन। खेड़ा साहब एक लेखक हैं और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और ये किताब तो जैसे उनकी पहचान ही बन चुकी है। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये सफलता की कोई रॉकेट साइंस वाले फॉर्मूले नहीं बताती, नहीं नहीं। बल्कि एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज पर जोर देती है, हमारा रवैया या एटीट्यूड। और शायद यही वजह है कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट है। ये उस सोच को चैलेंज करती है जो मानती है कि सब कुछ किस्मत है। हाँ, कि सफलता तो भाई हालात पर, किस्मत पर या मौकों पर डिपेंड करती है। खेड़ा का तर्क बहुत सीधा है। आपकी जीत या हार का ज्यादातर हिस्सा आपके दिमाग के अंदर तय होता है, बाहर की दुनिया में नहीं। और ये किताब हमें उस अंदरूनी दुनिया को समझने और उसे अपने हक में इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है। तो सवाल ये है कि ये किताब आखिर पढ़नी किसे चाहिए? सच कहूँ तो ये हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी लगता है कि यार मैं लाइफ में कहीं अटक गया हूँ। हाँ बिल्कुल, या जो बस अपनी सोच को एक नया एंगल देना चाहता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो अपने भविष्य को लेके परेशान है, या कोई प्रोफेशनल जो अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहा है। मैं तो कहूंगी कि ये उनके लिए खास तौर पे जरूरी है जो अक्सर बाहरी वजहों को अपनी नाकामी का कारण बताते हैं। एग्जैक्टली। ये किताब एक आईने की तरह है जो कहती है कि पहले अंदर झांक कर देखो, और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी कहानी से होती है जो पूरी किताब का सार बता देती है। हाँ, वो गुब्बारे वाले की कहानी। एक मेले में एक आदमी था जो हर रंग के गुब्बारे बेचता था, लाल, पीले, हरे। जब भी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है, वो हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। अच्छा। बच्चे उसे उड़ता देखकर दौड़े चले आते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। एक दिन एक छोटे बच्चे ने आकर उससे पूछा, अंकल, अगर आप वो काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? ये सवाल तो बड़ा गहरा है। हाँ, तो उस आदमी का जवाब भी इस किताब की नींव है। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, वो उसके अंदर जो भरा है उसकी वजह से उड़ता है। खेड़ा इसी को हमारे जीवन से जोड़ते हैं। हमारी कामयाबी हमारे रंग, रूप या हालात से नहीं, बल्कि हमारे अंदर क्या है, यानी हमारे रवैये से तय होती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सफलता में 85% भूमिका रवैये की ही होती है। 85%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, अब ये कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, पर ये इस बात पर जोर देने का एक तरीका है कि हमारा नजरिया कितना ज्यादा मायने रखता है। चलिए इसी रवैये वाले विचार को और गहराई से समझते हैं। किताब में हीरों की खान मतलब एकर्स ऑफ डायमंड्स नाम की एक कहानी है। हाँ, बहुत मशहूर कहानी है ये। ये एक किसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी से खुश था, जब तक कि एक दिन एक ज्ञानी आदमी ने आकर उसे हीरों की ताकत के बारे में नहीं बताया। अच्छा। उसने कहा कि एक मुट्ठी हीरे तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकते हैं। और बस उस किसान की शांति भंग हो गई। बिल्कुल। उसे लगने लगा कि उसकी अपनी जमीन बेकार है और असली खजाना तो कहीं और ही छिपा है। तो उसने अपनी जमीन बेच दी और हीरे खोजने के लिए दुनिया घूमने निकल पड़ा। सालों तक भटकने के बाद वो कंगाल और निराश होकर मर गया। कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अब आता है। क्या? जिस आदमी ने उस किसान की जमीन खरीदी थी, एक दिन उसे अपनी ही जमीन पर बहने वाली एक छोटी सी नदी में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। अरे वाह! उसने उसे उठाकर घर में सजा लिया। कुछ समय बाद वही ज्ञानी आदमी वहां आया और उस पत्थर को देखकर चौंक गया। क्यों? उसने बताया कि वो एक हीरा है। जमीन के नए मालिक ने कहा कि ऐसे पत्थर तो नदी में हजारों पड़े हैं। क्या बात है! और जल्द ही पता चला कि वो पूरी जमीन हीरों से भरी हुई थी। ये कहानी आज भी इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी फोमो पर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, उस दुखती रग पर हाथ रखती है। हमें हमेशा लगता है कि असली मौका कहीं और है, किसी और की जिंदगी में है, किसी दूसरे शहर या दूसरी नौकरी में है। खेड़ा हमें मजबूर करते हैं कि हम दूसरों की थाली में झांकने के बजाय अपनी जमीन खोदना शुरू करें। मतलब मौके हमारे आसपास ही हैं। असल में ज्यादातर मौके छिपे हुए नहीं होते, हम बस उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं होते। इसे अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। मतलब हम मौकों के ऊपर बैठे हैं पर उन्हें पहचान नहीं पा रहे। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है किताब में जो बताता है कि एक ही हालात को देखने के दो नजरिए कैसे हो सकते हैं। डेविड और गोलियत वाली कहानी। हाँ, जब सब लोग उस विशाल का एक गोलियत को देखकर कह रहे थे ये इतना बड़ा है कि इसे मारा ही नहीं जा सकता, तब एक 17 साल के लड़के डेविड ने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा है कि निशाना चूक ही नहीं सकता। हाँ, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है?
क्या असल जिंदगी में सिर्फ नजरिए से इतनी बड़ी बाधा पार की जा सकती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, खेड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचकर किसी दैत्य को हरा देंगे। अच्छा। उनका पॉइंट ये है कि अगर आपका नजरिया ही हारने वाला है तो आप लड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सही बात है। बाकी सब लोगों के लिए गोलियात एक फुल स्टॉप था। उनके लिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन डेविड के नजरिए ने उसे लड़ने का एक मौका दिया, उसे एक संभावना दिखाई जहां बाकी सबको सिर्फ असंभव दिख रहा था। तो नजरिया आपको मैदान में उतारता है। हाँ, एक्शन तो उसके बाद ही आता है। आपका नजरिया आपको खेल के मैदान में उतारता है, जीतना तो फिर भी आपको ही पड़ता है। सही बात है। रवैया दरवाजा खोलता है, पर चलना तो हमें खुद ही है। और इसी चलने को किताब में सफलता की रणनीतियां कहा गया है। हाँ, लेखक सफलता की एक बहुत दिलचस्प परिभाषा देते हैं। सफलता एक योग्य लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ना है। मतलब सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। बिल्कुल। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम अक्सर सफलता को एक अंतिम पड़ाव की तरह देखते हैं, एक खास नौकरी, एक खास बैंक बैलेंस। हाँ, पर इस परिभाषा के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी सार्थक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है वो सफल है, चाहे वो वहां पहुंचा हो या नहीं। ये तो पूरे खेल को ही बदल देता है ना? बिल्कुल। और इस सफर के लिए लेखक 3 स्तंभों को जरूरी मानते हैं: कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फोर्ड का एक मशहूर कथन है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतने ही भाग्यशाली होते जाते हैं। सही है। या मेहनत का मतलब सिर्फ गधों की तरह काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट और लगातार काम करना है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है वो है जिम्मेदारी वाला हिस्सा। वो क्यों? क्योंकि जिम्मेदार लोग बहाने नहीं बनाते, वे नतीजे देते हैं। किताब का एक हिस्सा जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया वो था आत्मसम्मान पर। हाँ। हम अक्सर इसे सफलता का नतीजा मानते हैं कि जब हम कुछ हासिल कर लेंगे तब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, ये तो आम सोच है। लेकिन खेरा कहते हैं कि ये सफलता की जड़ है। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन लगती है। लेकिन उनका तर्क बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि जब आप अंदर से खुद को काबिल और सम्मानित महसूस नहीं करते तो आपके एक्शन भी आधे अधूरे होते हैं, आपका प्रदर्शन गिर जाता है। अच्छा। किताब में एक भिखारी की कहानी है जो रेलवे स्टेशन पर पेंसिलें बेचता था। एक दिन एक युवा एग्जीक्यूटिव ने उसे पेंसिलें खरीदी, लेकिन पैसे देते हुए कहा, आप भी एक व्यवसायी है और मैं भी, ये पेंसिलों की कीमत है। और इन शब्दों ने उस भिखारी की दुनिया बदल दी। कैसे? उसे पहली बार किसी ने भिखारी नहीं बल्कि एक व्यवसायी कहा था। उसे अपनी गरिमा महसूस हुई। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और कुछ सालों बाद वो एक सफल व्यवसायी बन गया। अरे वाह। जब वो दोबारा उस एग्जीक्यूटिव से मिला तो उसने कहा, आपने मुझे उस दिन सिर्फ पेंसिल के पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया था। तो एक तरफ आत्मसम्मान है जो हमें बेहतर महसूस कराता है, लेकिन उस एहसास को असलियत में बदलने के लिए तो रोज की आदतें चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है कि अच्छी सोच को अच्छी आदतों में कैसे बदला जाए? यहाँ पर किताब हाथी के बच्चे की मशहूर कहानी का जिक्र करती है। अच्छा, वो रस्सी वाली? बन जाता है, उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है, पर वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो पुरानी कंडीशनिंग बैठी हुई है। ये हाथी वाली बात तो हम सब पर लागू होती है। मेरे भी दिमाग में एक रस्सी बंधी थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि स्कूल में एक बार मेरा मजाक उड़ा था। हमारी ज्यादातर सीमाएं असल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। और इसी मानसिक रस्सी को तोड़ने के लिए लेखक 21 दिन का फॉर्मूला देते हैं। हाँ, ये 90s में बहुत पॉपुलर हुआ था कि किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक करने से वो आदत बन जाती है। हाँ, और ये एक अच्छी शुरुआत के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादुई नंबर नहीं है। आजकल की रिसर्च बताती है कि किसी गहरी आदत को बनाने में 60 से 90 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा। तो 21 दिन एक मजबूत नींव रखने जैसा है जिस पर आपको आगे भी काम करते रहना होगा। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम जैसा नहीं है, बल्कि एक पौधा लगाने जैसा है जिसे रोज पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने रवैये, आत्मसम्मान और आदतें बनाने की बात की। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल सवाल ये है कि कोई अपनी रोज की जिंदगी में इसे उतारे कैसे? हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? किताब में 8 व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। मुझे लगता है कि सारे 8 कदमों की लिस्ट बताने के बजाय हम कुछ सबसे जरूरी कदमों पर बात करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं सहमत हूँ। तो उन 8 में से एक कदम जो मुझे आज के दौर में सबसे जरूरी लगता है
वो है नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। ये सिर्फ बुरी लोगों या बुरी संगत की बात नहीं है, है ना? आज तो हमारे फोन पर 24 घंटे नकारात्मक खबरें, बहस और तुलना चलती रहती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 90 के दशक में जो भी किताब लिखी गई थी, तब नकारात्मक प्रभाव शायद आस पड़ोस के लोग या अखबार होते थे। सही। आज नकारात्मकता हमारी जेब में, हमारे फोन में 24/7 मौजूद है। तो क्या करें? खेड़ा का सिद्धांत यह है कि आप जो कुछ भी अपने मन में डालते हैं, चाहे वो खबरें हों, सोशल मीडिया हो या लोगों की बातें, वो आपके रवैये की फसल तय करता है। अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही उगेगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाएं, बल्कि सचेत रूप से चुनें कि आप क्या देख और सुन रहे हैं। क्या 10 मिनट तक किसी की ट्रोलिंग वाली बहस देखने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी? शायद नहीं। शायद बिल्कुल नहीं। और इसी नकारात्मकता का एक बहुत अच्छा तोड़ किताब में दिया गया एक और कदम है। कौन सा? कृतज्ञता का भाव विकसित करें, यानी डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ। जब हमारा ध्यान लगातार उन चीजों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, और सोशल मीडिया यही करता है, तो हम दुखी होते हैं। सही कहा। कृतज्ञता एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती है। ये शिकायत करने के रवैये को बदलने का सबसे सीधा तरीका है। रोज रात में सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके दिमाग की वायरिंग को बदल सकता है। हाँ, ये आपको मेरे पास क्या नहीं है वाली सोच से निकालकर मेरे पास कितना कुछ है वाली सोच में ले आता है। ये रवैये में एक जबरदस्त बदलाव है। तो संक्षेप में, जीत आपकी हमें ये नहीं बताती कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि उन समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। सही। ये सफलता का कोई रेडीमेड नक्शा नहीं है, बल्कि एक कंपस है जो सही दिशा दिखाता है। हाँ, और अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये होंगी। पहली, आपका रवैया आपकी हकीकत बनाता है। ये वो फिल्टर है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। दूसरी, सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये आदतों और चुनाव का नतीजा है। बिल्कुल। तीसरी, मौके अक्सर आपके पैरों के नीचे ही होते हैं। बाहर खोजने से पहले अपनी जमीन खोद कर देखिए, हीरों की खान वाली कहानी की तरह। हाँ। और चौथी, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है, जिम्मेदारी लेना सीखें। जब आप बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनते हैं। इस चर्चा को खत्म करने के लिए किताब के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, पुल बनाने वाला, द ब्रिज बिल्डर। कहानी ये है कि एक बूढ़ा आदमी शाम के वक्त एक गहरी खाई को पार करता है। कड़ाके की ठंड है और उसका सफर लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है। लेकिन खाई पार करने के बाद वो रुकता है और उस खाई पर एक पुल बनाना शुरू कर देता है। पास से गुजरता एक दूसरा यात्री ये देखकर हैरान रह जाता है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है, आप इस पुल को बनाने में अपनी बची खुची ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपका सफर तो खत्म हो गया, आपको अब कभी इस रास्ते से वापस नहीं आना है। वो बूढ़ा आदमी अपना सिर उठाकर जवाब देता है, दोस्त, मेरे पीछे एक नौजवान आ रहा है जिसे भी इसी रास्ते से गुजरना है। अच्छा। जो खाई मेरे लिए एक छोटी सी चुनौती थी, शायद उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। उसे भी शाम के धुंधलके में इसे पार करना होगा। मैं ये पुल उसके लिए बना रहा हूँ। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की खाई पार कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ उसे पार कर रहे हैं या अपने पीछे आने वालों के लिए कोई पुल भी बना रहे हैं? हमारी विरासत क्या होगी? इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।